शांति, सुरक्षा, स्थिरता की पहचान, आत्मनिर्भर भारत की पहचान आईएनएस विक्रांत। जी हां, आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को या फिर यूं कहिए कि भारतीय नौसेना को एक नई सौगात दी है और सौगात में है आईएनएस विक्रांत। इसके बाद भारतीय नौसेना में आईएनएस विक्रमादित्य के बाद आईएनएस विक्रांत भी शामिल हो गया है। जिस तरह से इसका नाम का अर्थ है उसी तरह से इसके काम है, विशाल, शेर, बहादुर। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम बात करें आईएनएस विक्रांत की खासियत की, तो आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत एक विशाल काय एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि ब्रह्मोस और बराक मिसाइल से लैस है। मिग-29 ऐसे जो एयरक्राफ्ट है उनमें भी ये लैंड करवा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि आईएनएस विक्रांत जिस तरह से काम करता है उसके काम में तो कोई शक नहीं है, लेकिन नवंबर से इसकी लैंडिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी, जिसके बाद हिंद महासागर में जब भारत के 2 शेर सभी देशों को मात देते हुए नजर आएंगे। हम बात कर रहे हैं चीन की, जो लगातार हिंद महासागर में अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है। बात की जाए आईएनएस विक्रांत की, तो आईएनएस विक्रांत एक ऐसा विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि 2 मैदान, या आप देखते होंगे कि 2 मैदान जो होते हैं फुटबॉल के वो कितने विशाल होते हैं, यानी कि 2 फुटबॉल मैदान के बराबर है आईएनएस विक्रांत का एरिया, यानी कि कुल एकड़ में फैला है। साथ ही आपको बता दें कि महिलाओं के लिए अलग से कैबिन भी बनाए गए हैं, पूल, किचन, सब चीजों के इंतजाम किए गए हैं ताकि सेना जो है उनको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। किचन की बात की जाए तो एयरक्राफ्ट कैरियर में किचन को गैली कहते हैं। गैली में 3000 रोटियां एक समय में सेकी जाएंगी ताकि भारतीय सेना हमेशा ये इस मिशन के लिए तैयार है कि अगर कोई भी देश उनके सामने आता है तो वो हमेशा बहादुरी से, शेर के तरीके से उन पर कब्जा जमा सके। आईएनएस विक्रांत की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विक्रांत जिस तरह से विराट है, विहंगम है और विशाल है, इसकी जो बात है वो और किसी भी आईएनएस में नहीं है, क्योंकि एक तो ये पूरी तरह से स्वदेशी है। साल 2002 में गुजरात दंगे जो हुए थे उसको लेकर तीस्ता सिंह तलवाड़ को एक तरह से अंतरिम जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको देश से बाहर ना जाने की शर्त पर ये अंतरिम जमानत दी है और उनको पासपोर्ट सरेंडर करने का भी आदेश सुनाया है। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हाई कोर्ट जब तक पूर्ण बेल नहीं दे देता तब तक के लिए तीस्ता को एक तरह से अंतरिम जमानत दी जाती है। देखने वाली बात है कि अंतरिम जमानत उस मामले पे मिली है जिसमें तीस्ता पर यह आरोप लगे हैं कि साल 2002 में जो गुजरात के अंदर दंगे हुए थे उनके गवाहों को भड़काने का आरोप लगा था। एक बात और है कि ये याचिका जाकिया जाफरी द्वारा दर्ज की गई थी, जिसमें उन्होंने अब प्रधानमंत्री जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगे थे कि जो भी एसआईटी की जांच रिपोर्ट है उसमें क्लीन चिट दे दी गई। अब उस एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट थी उसको चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की गई थी। अब इस पे एक बात और गौर करने वाली है कि तीस्ता सिंह तलवाड़ का जो पक्ष रखा है वो कपिल सिब्बल ने रखा है, तो वहीं सरकार की तरफ से इसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता लड़ रहे थे। दोनों के बीच काफी देर तक तीखी बहस हुई। ये नौबत भी आई कि कपिल सिब्बल ने ये कहा कि करीब इस पूरे मामले में 124 लोगों को उम्र कैद सुना दी गई है, लेकिन तब भी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आए हैं। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि तीस्ता सिंह तलवाड़ जो पूरा सहयोग है जांच में वो नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से कई सबूत जो हैं वो रह गए हैं और कहीं ना कहीं पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी इतने सबूत कायम है कि तीस्ता सिंह तलवाड़ को एक तरह से लंबी सजा हो सकती है। इस पे और भी कई सारे मामले दोनों तरफ से उठाए गए। एक बात और गौर करने वाली है कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि जो तीस्ता सिंह तलवाड़ है उन पर जितना भी फंड था, जो दंगा पीड़ितों के लिए फंड आया था सरकार की तरफ से, उसका इस्तेमाल करके वाइन खरीदने का भी आरोप लगा है। ऐसे तमाम मुद्दों पर तीस्ता सिंह तलवाड़ जेल में थी, अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 दिन के लिए हरियाणा के प्रवास पर पहुंचे हैं। शुक्रवार को जेपी नड्डा अंबाला पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद जेपी नड्डा ने कैथल में एक जनसभा को संबोधित किया। नड्डा ने मंच पर कहा कि मौजूदा सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार है या फिर हरियाणा की सरकार है, व्यवस्था को परिवर्तित किया है। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बड़े बदलाव हुए हैं। नड्डा ने कहा कि मौजूदा सरकार मंच पर जाकर छाती ठोककर अपनी सरकार के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करके जनता के बीच जाती है। इसके साथ साथ नड्डा ने यह भी कहा कि पूर्व की सरकारों की तरह क्षेत्रवाद, जातिवाद और भाई भतीजावाद पर हरियाणा में सरकार ने काम नहीं किया है।
जेपी नड्डा देर शाम को पंचकुला पहुंचे हैं। पंचकुला में बीजेपी के सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की है। नड्डा का 2 दिन का ये प्रवास काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जेपी नड्डा अपने प्रवास के दूसरे और अंतिम दिन चंडीगढ़ में मीडिया से भी रूबरू होंगे। कैथल की नई अनाज मंडी में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अमृतकाल संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के अलावा सांसद और मंत्री पहुंचे। जहां जेपी नड्डा ने लोगों को संबोधित किया, वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा भी लोगों को संबोधन किया गया। जेपी नड्डा ने जहां एक और मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया, वहीं विपक्षी दलों पर भी करारा तंज कसा। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन कर दी गई हैं। ऑनलाइन व्यवस्थाएं होने से जितने भी बिचौलिए थे, उनका काम खत्म हो चुका है। एक शख्स ने हैवानियत की हदें उस समय पार कर दी जब एक महिला को पहले चलती ट्रेन में छेड़छाड़ की और उसके बाद महिला को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। महिला रोहतक के पास करंटी गांव से ट्रेन में सवार होकर अपने 9 वर्षीय बच्चे के साथ टोहाना अपने ससुराल आ रही थी। रास्ते में एक शख्स ट्रेन में सवार हुआ, महिला को डिब्बे में अकेला पाकर उससे छेड़छाड़ करने लगा और उससे जबरदस्ती करने लगा। जब महिला ने उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की तो महिला को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। महिला को ट्रेन से नीचे फेंककर वह शख्स कुछ ही दूरी पर भागने के प्रयास में ट्रेन से नीचे कूद गया, जिससे वह घायल हो गया। डायल 112 की गाड़ी ने उसे उठाया और नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया। महिला के परिजन रात भर महिला को तलाशते रहे, लेकिन महिला नहीं मिली तो सुबह जाकर फिर तलाश शुरू की गई तो महिला टोहाना से रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर महिला का शव पाया गया। जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और महिला के शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया। वहीं पुलिस ने आरोपी को अपने गिरफ्त में ले लिया। आरोपी के खिलाफ जीआरपी पुलिस द्वारा हत्या व छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के हवाले करने का तैयारी में है। पोस्टमार्टम के लिए महिला के शव को अग्रवा रेफर कर दिया गया है। मामला इतना संगीन और हैवानियत भरा था कि सबकी रूह कांप गई। शख्स ने पहले महिला से छेड़छाड़ की और फिर महिला के विरोध करने के बाद महिला को ट्रेन से नीचे फेंक दिया। फिलहाल पुलिस जो है अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। भिवानी के सामान्य हॉस्पिटल के एक डॉक्टर का रोते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वो डॉक्टर फूट करके रो रहा है। इसके बारे में उसका जो वीडियो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है। डॉक्टर धर्मेंद्र है और बिहार का मूल निवासी है। भिवानी के सामान्य हॉस्पिटल के अंदर फिजिशियन के तौर पर कार्यरत है। आपको बता दें, डॉक्टर फूट कर इसके लिए रो रहा है कि उसे जगह नहीं मिल रही लोगों के इलाज के लिए और खुद के बैठने के लिए। हालांकि इस तरह का वीडियो वायरल होने के बाद जब भिवानी के सामान्य हॉस्पिटल के पीएमओ से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि डॉक्टर जो है आरएमओ के साथ बदतमीजी करके आया था और वहां जाकर के फिर रोने लगा। हालांकि आरएमओ ने भी इस मामले की शिकायत दी है। अभी मामले की जांच की जा रही है। पीएमओ डॉक्टर एडविन का कहना है कि दोनों पक्षों को बुलाया गया है और जांच के लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है, जो कि 2 दिन के अंदर फैसला सुनाएगी। उसके बाद जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं डॉक्टर मनीष शोरान जो कि आरएमओ है, उनका कहना है कि पीड़ित जो आरोपी डॉक्टर है वो लोग जो है हॉस्पिटल के अंदर आए थे, उन्होंने वहाँ बदतमीजी की है, जिसकी शिकायत उन्होंने कर दी है। अब देखना होगा कि कमेटी किस तरह की जांच करती है और आगे क्या परिणाम आते हैं। रात के इस ढेर में और जले हुए इस मलबे में ये लोग ढूंढ रहे हैं एक उम्मीद। आपको बता दें, इनकी उम्मीदें, इनके सपने, इनके अरमान जलकर राख हुए हैं वीरवार की देर रात। पंचकुला के सेक्टर 9 की रेडी मार्केट में भीषण अग्निकांड में 148 दुकानें जिसमें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है।
ये 148 दुकानें उन 148 परिवारों की थी, जिसमें किसी के घर में बेटी की शादी थी, तो किसी के घर में नींव रखी जानी थी, किसी के घर में त्योहार की तैयारी चल रही थी, तो किसी ने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजना था या उच्च शिक्षा प्राप्त करवानी थी। मैं दिखाना चाहूंगी मेरे सहयोगी इस वक्त यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरी मार्केट जो है आज राख के ढेर में और मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इन लोगों के लिए तुरंत संज्ञान लेते हुए आश्वासन दिया है इनकी मदद का और कहा है कि वो खुद भी व्यक्तिगत तौर पर और सरकार से भी इनके सहयोग की मांग करेंगे और इन्हें यह आश्वासन दिया गया है। वहीं पंचकुला में व्यापारी वर्ग ने आगे आकर इनके लिए क्राउड फंडिंग की योजना बनाई है ताकि पंचकुला के आम लोग भी इनकी मदद कर सके और एक बार फिर से इनका जीवन पटरी पर लौट सके।